Today I have what? Today I have एल्बर्ट केमू। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि मैं थिएटर ऑफ एब्सर्डिज्म, एब्सर्डिटी या व्हाट इज एब्सर्ड, उसको लेकर के मैं चल रहा हूँ। तो उससे जुड़े हुए जो राइटर हैं उनको भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आज की क्लास में हम लोग एल्बर्ट केमू को बात करेंगे, और एल्बर्ट केमू का जो बायोग्राफिकल स्टडी है, जो एज अ राइटर उनका कंट्रीब्यूशन है, वो हम सेकेंड लेक्चर में, कल के लेक्चर में बात करेंगे, क्योंकि काफी बड़ा हो जाता है लेक्चर। तो एल्बर्ट केमू का क्या रोल रहा है, हाउ डिड ही शेप एब्सर्डिज्म या एब्सर्डिटी को, उसको लेकर के हम बात करेंगे। तो सबसे पहला चीज हमें ध्यान में रखना है कि एल्बर्ट केमू वाज बोर्न ऑन 7 नवंबर 1913। 1913 को इनका है, 1960 में इनकी डेथ हुई है। तो जो एल्बर्ट केमू है, 13 में इनका जन्म हुआ और 60 में इनकी डेथ हुई है। कुल मिला के 47 ईयर्स या 48 ईयर्स के आसपास ये जीवन जिए हैं। जो एल्बर्ट केमू है वो अल्जेरियन फ्रेंच फिलोसफर रहे हैं। अल्जेरिया के एन अल्जेरियन फ्रेंच फिलोसफर। एक पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि उनका नाता जो है फ्रांस से भी रहा है और अल्जीरिया से भी रहा है। जो उनके पेरेंट्स थे, उनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं एक जो अल्जीरिया जो कंट्री था, वहाँ फिर कैसे फ्रांस ने वह अल्जीरिया को अपना कॉलोनी बनाया, उन तमाम चीज़ों का, और बाद में इनको अल्जीरिया का सिटीजनशिप भी मिला। तो एल्बर्ट केमू अल्जीरियन फ्रेंच फिलोसफर, ऑथर, ड्रामेटिस्ट, जर्नलिस्ट और साथ ही साथ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहे। क्या क्या रहे? ड्रामेटिस्ट रहे हैं, जर्नलिस्ट रहे हैं और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहे। एक पॉइंट, उनको 1957 में नोबेल प्राइज दिया जाता है। ही वॉज द रिसिपिएंट ऑफ द 1957 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। उनको 1957 ईस्वी में नोबेल प्राइज लिटरेचर का दिया जाता है एट द एज ऑफ 44, 44 साल की उम्र में। जैसा कि अभी मैंने आपसे शेयर किया कि वो 48 या 47 साल तक जीवित भी थे। द सेकेंड यंगेस्ट रिसिपिएंट इन हिस्ट्री। और जो नोबेल प्राइज का जो अवार्ड जो दिया गया, उनमें से वो जो है दूसरे यंगेस्ट थे जिसको ये अवार्ड मिला था। इसके पहले उनसे कम उम्र का कोई और था जिसे अवार्ड मिला था। अभी उसको हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो एल्बर्ट केमू, एक तो ध्यान में रखना है कि अल्जीरियन फ्रेंच फिलोसफर भी रहे हैं, ऑथर भी रहे हैं, ड्रामेटिस्ट भी रहे हैं, जर्नलिस्ट भी रहे हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी रहे हैं, और अल्जेरियन फ्रेंच फिलोसफर भी है। इसके अलावा उनको, उनका जन्म 7 नवंबर 1913 को हुआ, उनकी डेथ 1960 में हुई है। 44 साल की उम्र में उनको नोबेल प्राइज मिला है और सेकेंड यंगेस्ट रिसिपिएंट थे, सेकेंड यंगेस्ट रिसिपिएंट। तीसरा पॉइंट है कि उनके इंपॉर्टेंट वर्क कौन कौन से थे। जो उनके इंपॉर्टेंट वर्क थे उसमें से एक वर्क है द स्ट्रेंजर, दूसरा है द मिथ ऑफ सिसिफस जो 1942 में आया है, इस पर हमने बात भी किया है, आगे भी मैं बात करूंगा। तीसरा वर्क है द फॉल एंड द रिबेल। तीसरा वर्क आपका क्या है? द फॉल एंड द रिबेल, ये तीसरा वर्क है। द प्लेग चौथा वर्क है। कालीगुला, ये आपका नेक्स्ट वर्क है। द मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब इनके वर्क के नाम है। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है? द मिथ ऑफ सिसिफस इंपॉर्टेंट है, कालीगुला भी इंपॉर्टेंट है, द प्लेग भी पूछा जा चुका है। तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि आप इसे पढ़िए और बाकी को छोड़ दिए। नो, नॉट एट ऑल। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो विद all his works, The Stranger, The Myth of Sisyphus, The Fall, and The Rebel, The Plague, Caligula, The Misunderstanding। हाँ, ये जरूर है कि इनमें से अगर आपको किसी की स्टोरी पढ़ना है तो द मिथ ऑफ सिसिफस की स्टोरी पढ़ना जरूरी है। उसके बाद ये है कि केमू जो है एक फ्रेंच अल्जीरिया में, मतलब एक तरह से फ्रेंच अल्जीरिया थे। उनकी पैदाइश जो है अल्जीरिया में रही है, लेकिन फ्रांस उस समय उनका फ्रांस का अधिकार था अल्जीरिया पर। तो केमू वाज बॉर्न इन फ्रेंच अल्जीरिया। फ्रेंच अल्जीरिया का मतलब कि ही वाज बॉर्न इन अल्जीरिया, बट दैट टाइम अल्जीरिया वाज द कॉलोनी ऑफ द फ्रांस।
टू पाइड नॉयरस पेरेंट्स एक शब्द है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है कि टू पाइड नॉयरस पेरेंट्स, पाइड नॉयरस पेरेंट्स कौन कौन लोग होते हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे कि कौन होते थे पाइड नॉयरस पेरेंट्स। ही स्टडीड फिलॉसफी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ अल्जायर्स, उन्होंने फिलॉसफी की पढ़ाई की यूनिवर्सिटी ऑफ अल्जायर्स में। नेक्स्ट पॉइंट है कि ही वाज इन पेरिस व्हेन द जर्मन्स इन्वेडेड फ्रांस, वो उस समय पेरिस में थे जब जर्मनी के लोगों ने फ्रांस पर हमला किया वर्ल्ड वार सेकेंड के समय, और एक घटना 1940 की है। द फ्रेंच रेजिस्टेंस वेयर ही सर्व्ड एज एडिटर इन चीफ एट कम्बाट, कम्बाट एक जर्नल का नाम रहा है जहां पर वो जो है क्या करते थे, एडिटर इन चीफ के रूप में थे। द फ्रेंच रेजिस्टेंस में वो एडिटर इन चीफ के रूप में थे। तो व्हाट अदर पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर कि कम्बाट इज द नेम ऑफ अ जर्नल, कम्बाट एक जर्नल का नाम है। इसके अलावा आपको और चीज ध्यान में रखना है कि हमने अभी बताया था कि एक वर्ड है, उस वर्ड का क्या नाम है, पाइड नॉइट्स। व्हाट इज दैट वर्ड, पाइड नॉइट्स, उसे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज पाइड नॉइट्स। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि केमू जो पॉलिटिकली एक्टिव थे और वो लेफ्टिस्ट यानी मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से भी प्रभावित थे। ही वाज पार्ट ऑफ द लेफ्ट दैट अपोज्ड जोसेफ स्टालिन, लेकिन उन्होंने वो लेफ्ट के ऐसे पार्ट थे जो जो जोसेफ स्टालिन के अगेंस्ट में था, क्योंकि स्टालिन का जो शासन है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेनिन तक तो सही था। एंड द सोवियत यूनियन बिकॉज ऑफ देयर टोटलिटेरियनिज्म, दूसरा शब्द जो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे वो कौन सा शब्द है, टोटलिटेरियनिज्म। यहाँ पे कौन सा शब्द था एक्सप्लेन करने के लिए, पाइड नॉइड्स, ये दोनों शब्द ध्यान में रखना, PIEDS NOIRS। तो ये जिस पार्टी से थे वो लिबरल पार्टी, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, लेफ्ट से थे, राइट विंग के नहीं थे। केमू was a moralist and leaned towards anarcho-syndicalism, एक नया शब्द आपको और मिल रहा है, एनार्को-सिंडिकेलिज्म। जो केमू थे वो एक मोरलिस्ट थे और उनका झुकाव था किधर झुकाव था, एनार्को-सिंडिकेलिज्म। So I will explain also what is anarcho-syndicalism. So Camus was a moralist and leaned towards anarcho-syndicalism. Now next point कि जो वर्ड आए हुए हैं, कौन कौन से वर्ड आए हुए हैं, पाइड नॉयर्स, दूसरा वर्ड था टोटलिटेरियनिज्म, तीसरा वर्ड है एनार्को सिंडिकेलिज्म। ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहला शब्द है टोटलिटेरियनिज्म। टोटलिटेरियनिज्म क्या होता है, टोटलिटेरियनिज्म एक तरह से इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का और पॉलिटिकल सिस्टम का एक रूप होता है दैट प्रोहिबिट्स ऑल अपोजिशन, जो सारी अपोजिशन वाली जो पार्टीज होती हैं उनको प्रोहिबिट करता है, उनको कोई स्पेस नहीं देता है। तो अगर कभी कोई आपसे पूछता है कि टोटलिटेरियनिज्म क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल सिस्टम दैट प्रोहिबिट्स ऑल अपोजिशन पार्टीज, जो कि सारे अपोजिशन पार्टीज को खत्म करने पे यकीन करता है। आउटलाज इन इंडिविजुअल एंड ग्रुप अपोजिशन, और इसके अलावा अगर कोई इंडिविजुअली सरकार की आलोचना करता है या ग्रुप में सरकार की आलोचना करता है, तो वह जो है क्या करता है कि वह पूरा टोटलिटेरियनिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी होती है कि चाहे आप इंडिविजुअली सरकार की आलोचना करिए, ग्रुप में आप आलोचना करिए, अपोजिट पार्टी का कोई आदमी आलोचना करे, तो वह उन सब की आवाज को दबाता है। टोटलिटेरियनिज्म एकदम मोनोपोली जैसा होता है, डिक्टेटरशिप जैसा होता है, वहां पे और लोगों की आवाज को कोई जगह नहीं मिलती है। तो टोटलिटेरियनिज्म क्या है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या एक पॉलिटिकल सिस्टम है दैट प्रोहिबिट्स, जो पूर्णतया प्रतिबंध लगाता है, मना करता है, all opposition parties outlaws individual and group opposition to the state, and its claims and exercise an extremely high if not complete degree of control and regulation over public and private life। और इसका क्या होता है, इसका जो है पब्लिक और प्राइवेट लाइफ पर कंट्रोल और रेगुलेशन होता है। जो भी टोटलिटेरियनिज्म गवर्नमेंट होगी, टोटलिटेरियन गवर्नमेंट ऑलवेज कंट्रोल एंड रेगुलेट पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ। It is regarded as the most
एक्सट्रीम एंड कंप्लीट फॉर्म ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म। यह अथॉरिटेरियनिज्म का सबसे सर्वोच्च आप कह सकते हैं पार्ट होता है। इट इज रिगार्डेड एज द मोस्ट एक्सट्रीम एंड कंप्लीट फॉर्म ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म। अथॉरिटेरियनिज्म जो शब्द है, एक ऐसी सत्ता जिसमें एक ही आदमी अथॉरिटी हो और दूसरे की न तो बात को सुना जाए, न दूसरे के विचारों को कोई जगह दिया जाए। तो अथॉरिटेरियनिज्म का एक तरह से सबसे क्रूर रूप अगर देखना है तो टोटलिटेरियनिज्म में देखने को मिलेगा। जैसे कि हिटलर को आप देख सकते हैं, मुसोलिनी को आप देख सकते हैं, बाद में जो है अ, लेनिन और के बाद स्टालिन, या स्टालिन, हाँ, लेनिन के बाद जो स्टालिन का समय आया था उस वहां पे आप देख सकते हैं। तो इट इज रिगार्डेड एज द मोस्ट एक्सट्रीम एंड कंप्लीट फॉर्म ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म इन टोटलिटेरियन स्टेट्स। जो टोटलिटेरियन स्टेट्स होता है उसमें क्या होता है, पॉलिटिकल पावर इज ऑफन हेल्ड बाय ऑटोक्रेट्स। टोटलिटेरियन स्टेट जो जो भी टोटलिटेरियन गवर्नमेंट होगी उसमें जो ऑटोक्रेट लोग होते हैं वही पूरी सत्ता संभालते हैं, सच एज डिक्टेटर, जैसे तानाशाह एंड एब्सोल्यूट मोनार्क, जो जिनके पास असीमित शक्तियां हों, who employ all encompassing campaigns in which propaganda is broadcast by state controlled mass। और उसमें क्या किया जाता है कि उसी गवर्नमेंट की विचारधारा को, एक पार्टी की आइडियोलॉजी को ही केवल हर जगह फैलाया जाता है बाई मास मीडिया। मीडिया भी उनके कंट्रोल में होता है इन ऑर्डर टू कंट्रोल सिटीजनरी, सिटीजनरी को कंट्रोल करने के लिए। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू, मैंने कहा था कि आई विल एक्सप्लेन अ टर्म दैट इज टोटलिटेरियनिज्म। टोटलिटेरियनिज्म एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो ये बताती है कि यह एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल सिस्टम का एक फॉर्म है जिसमें अपोजिट पार्टी के लिए कोई जगह नहीं होती है। कोई इंडिविजुअली सरकार का विरोध करे, कोई ग्रुप में विरोध करे तो उसको भी खत्म करने की कोशिश की जाती है। स्टेट सब कुछ होता है, स्टेट पे जो बैठा है जिसे आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से कंप्लीट फॉर्म ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म का होता है। एक ही आदमी पूरा कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा पब्लिक लाइफ, प्राइवेट लाइफ को, सब कुछ, और वह अपनी ही विचारधारा को मीडिया के माध्यम से हर जगह फैलाएगा। वो मीडिया उसका क्या काम करेगी, उसका माउथ पीस का काम करेगी। जो कुछ भी वो कहेगा वही मीडिया कहेगी। मीडिया अपने आप से कुछ भी नहीं कह सकती, ना उससे कोई सवाल पूछ सकती है और ना ही उसके किसी काम पर कोई क्वेश्चन उठा सकती है। तो ऐसी गवर्नमेंट क्या होती है, टोटलिटेरियनिज्म। ये चीजें जैसे मैंने बताया कि जो भी डिक्टेटर हैं, जिनका मोनोपोली होता है, जिनके अंदर एब्सोल्यूट मोनार्की का कॉन्सेप्ट होता है, दे फॉर्म सच टाइप ऑफ गवर्नमेंट। इस तरह की गवर्नमेंट का फॉर्म वही लोग करते हैं। दूसरा वर्ड मैंने कहा था कि एक और शब्द है जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, एनार्को सिंडिकेलिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। एनार्को सिंडिकेलिज्म एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है, एक राजनैतिक फिलॉसफी है, एंड एनार्किस्ट स्कूल ऑफ थॉट दैट व्यूज रिवोल्यूशनरी इंडस्ट्रियल यूनियनिज्म और सिंडिकेलिज्म एज अ मेथड फॉर वर्कर्स इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। जो एनार्को सिंडिकेलिज्म है यह बताता है कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में वर्कर के लिए क्या जगह है, वर्कर का को क्या कोई स्पेस दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, पूंजीवादी समाज में, या पूंजीवादी जो सत्ता होती है उसमें वर्कर्स अपनी जगह बनाएं, वर्कर्स अपना प्रेजेंस शो करें। इसके लिए जो है जो मेथड एडॉप्ट किया जाता है वह कौन सा मेथड है, एनार्को सिंडिकेलिज्म। दूसरे शब्दों में एनार्को सिंडिकेलिज्म इज अ पॉलिटिकल फिलॉसफी दैट सपोर्ट्स वर्कर्स, that ultimately provides space to workers in capitalist society। पूंजीवादी सरकार, पूंजीवादी सत्ता, पूंजीवादी समाज में वर्कर्स को जगह दिलाना, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने का जो विचारधारा है वह एनार्को सिंडिकेलिज्म है। The end good of syndicalism is to abolish the wage system। सिंडिकेलिज्म कहता है कि हमें जो वेज सिस्टम है उसको खत्म करना चाहिए।
वेज सिस्टम का मतलब कि जो मजदूरी की हमने परंपरा शुरू की है कि पर डे एक आदमी कमाएगा तो उसको इतना पैसा मिलेगा, वो अपने परिवार का भरण पोषण करेगा। ये जो वेज सिस्टम है, पर डे कमाना पर डे खाने वाला, ये जो है इसका अपोज करता है एनार्को सिंडिकेलिज्म रिगार्डिंग इट एज वेज स्लेवरी। और वेज सिस्टम को कहता है कि यह एक दास्तां का प्रतीक है। जैसे गवर्नमेंट में जो एम्प्लॉयर है उनको जिस हिसाब से फिक्स्ड सैलरी मिलती है, ऐसे ही एक फिक्स्ड सैलरी हो। अगर किसी को किसी दिन काम नहीं मिलता है तो वो भूखा पेट ना सोए। ऐसा ऐसा ना हो कि उसको अगर काम नहीं मिला तो वो बेचारा क्या करे, भूखा पेट सोए या उसके जीवन में बहुत सारी दुश्वारियां आए। नो, नॉट एट ऑल। यह स्टेट की जिम्मेदारी है कि उसका कोई भी नागरिक भूखा ना सोए और वह सम्मान की जिंदगी जिए। इस आइडियोलॉजी को पनपा कब पनपा, जब कैपिटलिस्ट सोसाइटी बहुत ज्यादा आ गई, कैपिटलिस्ट सोसाइटी बहुत ज्यादा फैल गई, तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में मजदूरों के हक की जो लड़ाई लड़ी गई, मजदूरों को जो सम्मान दिलाने की बात कही गई, वह आइडियोलॉजी क्या है, एनार्को सिंडिकेलिज्म है। आगे वो कहते हैं कि एनार्को सिंडिकेलिस्ट थियरी जनरली फोकसेस ऑन द लेबर मूवमेंट, या कौन से मूवमेंट पर, लेबर मूवमेंट पे फोकस करते हैं, जो मजदूर वर्ग है उनके मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। रिफ्लेक्टिंग द एनार्किस्ट फिलॉसफी फ्रॉम विच इट ड्रॉज इट्स प्राइमरी इंस्पिरेशन, एनार्को syndicalism is centered on the idea that power corrupts and that any hierarchy that cannot be ethically justified। उन्होंने ये बताया कि अगर किसी को बहुत असीमित शक्ति दे दी जाए तो वह असीमित शक्ति जो है क्या हो जाती है, वह करप्ट हो जाती है। और जब करप्शन होगा तो तमाम हायरार्की, तमाम चीजों को खत्म किया जाता है और फिर वहां एथिक्स के लिए कोई जगह नहीं होती है। बहुत सारी गवर्नमेंट एथिक्स के नाम पर ही आती है, अच्छे अच्छे वादे करके, अच्छी अच्छी बातें करके आते हैं, लेकिन बाद में वो जो है क्या होते हैं, सोशलिस्ट से कैपिटलिस्ट में तब्दील हो जाते हैं। वी फाइंड सच अ थिंग। तो जब वो कैपिटलिस्ट में होंगे तो हमेशा कैपिटलिस्ट के लिए ही बातें होंगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए, इवन इन आर कंट्री बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जो है कर्जे माफ कर दिए गए। जितने भी लोग हैं वो बहुत सारे बैंकों से कर्जे लेकर के विदेशों में चले गए, उनकी वापसी नहीं हो सकती, उनसे वसूली नहीं हो रही है। लेकिन वहीं पे अगर कोई किसान जो है कर्जा ले ले तो उस पार्टिकुलर किसान के यहाँ अधिकारी, बैंक कर्मचारी, पुलिस वाले तमाम लोग पहुंच जाएंगे वसूली करने के लिए। अगर वो नहीं दे पाता है तो अगर उसने ट्रैक्टर लिया है या कोई जमीन ली है तो वो सब उसका वापस उससे ले लिया जाता है। वी कैन जस्ट सी, इवन जो अभी मूवी आई थी शाहरुख खान की, कौन सी, थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूँ नाम उसका, हाल ही में आई थी, जो भी रही हो, तो उसमें भी इस प्रॉब्लम को दिखाया गया है कि कैसे जो है उस पार्टिकुलर सोसाइटी में या समाज में हमें प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ता है। या राजीव राइटिंग दैट वाज जवान मूवी, जवान में उस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे ढंग से दिखाया गया कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या क्या होती है। और केमू क्यों बात करते हैं टोटलिटेरियनिज्म की, केमू क्यों बात करते हैं एनार्को सिंडिकेलिज्म की, ये वर्ड है जो हमें समझना चाहिए, हमें सबको करना चाहिए कि उनका अपना क्या था हायरार्की। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो जब एब्सोल्यूट पावर हो जाएगा, सत्ता आपके हाथ में आ जाएगी और कोई बोलने वाला नहीं रहेगा, तो बहुत मुश्किल हो जाता है सरवाइव करना या आवाज उठाना जो है। अगला उन्होंने कहा कि एक और शब्द है कि मस्ट बी डिस, हाँ, द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एनार्को सिंडिकेलिज्म आर सॉलिडेरिटी, डायरेक्ट एक्शन एंड वर्कर्स सेल्फ मैनेजमेंट। वर्कर जो है अपनी चीजों को खुद मैनेज करें, वो किसी पर डिपेंड ना हो, वो किसी के आगे घुटने ना टेके, वो अपने 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 सम्मान से समझौता ना करे, क्योंकि अगर वो किसी पे डिपेंड होंगे तो वो चीजें उनको हमेशा एक्सप्लॉइट करेगी। वर्कर्स को इंडिपेंडेंट होना है, उन्हें चीजों को सेल्फ मैनेज करना है। या प्रसून इज राइटिंग की मार्क्सिस्ट थियरी पर आधारित रहा है अनडाउटली, क्योंकि एल्बर्ट केमू जो है लेफ्टिस्ट थे, उस आइडियोलॉजी से प्रभावित थे, तो वो चीजें वहां पे नजर आ रही है।
पॉइंट है कि केमू जो है क्या थे कि सेकेंड जनरेशन फ्रेंच इनहैबिटेंट ऑफ अल्जीरिया थे। सेकेंड जनरेशन के थे। सेकेंड जनरेशन का मतलब कि एक जनरेशन तो वो थी जो कि गुलाम थी, केमू भी उसी में आए। लेकिन यहाँ पे सेकेंड जनरेशन ये हुआ कि एक तो प्योर अल्जीरियन जो फ्रेंच के जाने से पहले थे, लेकिन केमू वो जनरेशन थी जो कि फ्रेंच कल्चर भी उनके ब्लड में आ गया था, उनके डीएनए में फ्रेंच कल्चर आ गया था, फ्रेंच आइडियोलॉजी भी आ गई थी। तो ये सेकेंड जनरेशन से मतलब यही पर है कि ही वॉज नॉट अ प्योर अल्जीरियन, he was born in such an era when Algeria was the colony of the France। तो एक तरह से केमू क्या है, सेकेंड जनरेशन फ्रेंच इनहैबिटेंट ऑफ अल्जीरिया थे। अ फ्रेंच टेरिटरी फ्रॉम 1832 until 1962। उसके बाद ये स्वतंत्र होता है, अल्जीरिया एक अलग राष्ट्र बनता है, फ्रांस के लोगों को वहां से जाना पड़ता है। उनके जो पेरेंटल ग्रैंडफादर थे और भी जो उस जनरेशन के लोग थे, वो किसी समय अल्जीरिया चले गए थे फॉर अ बेटर लाइफ ड्यूरिंग द फर्स्ट डिकेड्स ऑफ द 19th सेंचुरी। हेंस ही वाज कॉल्ड पाइड नॉयर, हेंस ही वाज कॉल्ड पाइड नॉयर, ब्लैक फूट, a slang term for people of French and other European descent born in Algeria। Remember that उनके जो फादर फोर फादर थे वो कहाँ के थे, वो जो है फ्रांस के थे, लेकिन वो फ्रांस से कहाँ पे चले आए थे, अल्जीरिया चले आए थे। तो जो यूरोपियन, जो फ्रेंच, जो ब्रिटिशर यूरोप से, इंग्लैंड से, फ्रांस से कहाँ पे आकर के बसे, अल्जीरिया में बसे, उन लोगों को जो नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, पाइड नॉयर। मैंने कहा था मैं इस शब्द को एक्सप्लेन करूंगा, अब यही ये समय है इसको समझने का। पाइड नॉयर, पाइड नॉयर का क्या मतलब है, फ्रेंच भाषा, पाइड नॉयर फ्रेंच भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है ब्लैक फीट, काले पांव वाले। आर पीपल ऐसे लोग हैं ऑफ फ्रेंच, फ्रांस के एंड अदर यूरोपियन डिसेंट, और दूसरे यूरोपियन जो डिसेंट, जो वंश थे, हु वर बॉर्न इन अल्जीरिया, जो अल्जीरिया में पैदा हुए। इट मीन्स दैट कि पाइड नॉयर वे लोग थे जो कि चाहे वो फ्रांस के रहे हों, यूरोप के किसी और पार्ट के रहे हों, उनके फोरफादर्स वगैरह किसी समय जा करके अल्जीरिया में बस गए। तो अल्जीरिया की जो ये जनरेशन थी, जो प्योर फ्रेंच ना थी, जो प्योर यूरोपियन ना थी, बल्कि मिक्स्ड थी, हाइब्रिड थी, और उसमें अल्जीरिया का कल्चर आ गया था, उस जनरेशन को क्या कहा गया, फ्रांस की भाषा में पाइड नॉयर कहा गया, और इंग्लिश में उसका मतलब ब्लैक फीट होता है। तो ये जो टर्म है, इट रिफर्स टू हुम, इट रिफर्स टू द फ्रेंच पीपल, इट रिफर्स टू द यूरोपियन पीपल who left their nation and went to Algeria, and some when the second generation born, तो वो लोग जो नई जनरेशन जो पैदा हुई, that came with the mixed culture, that came with the multi culture of Algeria and France। इस कल्चर के वो लोग थे, इस भाषा के वो लोग थे, उनको क्या कहा गया, उनको पाइड नॉयर्स कहा गया। इन अल्जीरिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फ्रेंच रूल, जब फ्रांस ने वहां पे शासन किया था, फ्रांस ने कब से कब तक शासन किया था, 1830 से 1962 तक। तो 30 से लेकर के 1962 ईस्वी तक जो भी फ्रांस या यूरोप का कोई आदमी अल्जीरिया में पैदा हुआ, तो उसको क्या कहा गया, पाइड नॉयर्स कहा गया। दैट इज अ फ्रेंच वर्ड एंड इट रिफर्स टू ब्लैक फीट। मेनी ऑफ होम डिपार्टेड फॉर मेनलैंड, और 1962 के बाद जो है बहुत सारे लोग मेनलैंड फ्रांस से, नहीं मतलब उसके पहले बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मेनलैंड, मेनलैंड उनका कौन सा था, फ्रांस से का था, वे जो है कहाँ पे चले गए, वहां से डिपार्ट कर गए, वहां से चले गए थे, अल्जीरिया चले गए थे। तो मेनी ऑफ होम डिपार्टेड फॉर मेनलैंड फ्रांस वंस अल्जीरिया गेन। एक समय तो उनके फोर फादर्स वगैरह अल्जीरिया में आए थे, लेकिन जब अल्जीरिया को स्वतंत्रता मिल गई, तो बहुत सारे लोग जो है अल्जीरिया छोड़ करके अपने मेन लैंड फ्रांस चले गए थे। लेकिन जब वो अपने मेन लैंड फ्रांस चले गए, तो फ्रांस के लोगों ने उनको जो है उस तरह का सम्मान नहीं दिया जिस तरह का दिया जाना चाहिए। उनको सेकेंड क्लास सिटीजन समझा गया, और ये समझा गया कि यू आर नॉट द प्योर फ्रेंच, you are not the pure European, but you have what you have mixed culture, you are the hybrid generation, संकर प्रजाति के हैं आप। इस तरह का चीजें रही थी।
तो द पाइन नॉयर्स एक फ्रेंच शब्द है, यह उनके लिए आया है, या इसको इंग्लिश में ब्लैक फीट कहा गया, यह उनके लिए आता है जो कि प्योर फ्रेंच नहीं थे, प्योर यूरोपियन नहीं थे, बल्कि अल्जीरिया में पैदा हुए। कब? जब वहां पे फ्रांस का अधिकार था 1830 से 62 के बीच में। फिर एक और पॉइंट आता है कि जीन ग्रेनियर, एक बड़ा नाम है जीन ग्रेनियर। जीन ग्रेनियर जो है फिलॉसफी के टीचर थे। किसके फिलॉसफी के टीचर थे? एल्बर्ट केमू के। Jean Grenier was his philosophy teacher. He was impressed by ancient Greek philosopher Friedrich Nietzsche. इसके अलावा वो जो है फ्रेडरिक नीत्शे से भी प्रभावित थे। तो जीन ग्रेनियर एक फिलॉसफी के टीचर थे एल्बर्ट केमू के, और एल्बर्ट केमू ग्रीक फिलॉसफर, और ग्रीक फिलॉसफर से, और इसके अलावा फ्रेडरिक नीत्शे से भी प्रभावित थे। जब एल्बर्ट केमू का कवर करूंगा, वो फ्रेडरिक नीत्शे को ही कवर करूंगा। केमू प्लेड गोलकीपर फॉर द रेसिंग यूनिवर्सिटी। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। केमू एक अच्छे जो है फुटबॉलर भी थे, और वो गोलकीपर हमेशा गोलकीपर की पोजीशन लेते थे जब कभी। तो अगर कभी भी आता है कि a great philosopher, well known philosopher and absurdist philosopher, वो कौन था जो कि गोलकीपर भी या फुटबॉलर भी था? तो केमू। केमू प्लेड गोलकीपर फॉर द रेसिंग यूनिवर्सिटायर डी अल्जर जूनियर टीम फ्रॉम 1928 से लेकर के 1930 तक। तो खैर ये कोई वो नहीं है, बस ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि केमू ज्वाइन द फ्रेंच कम्युनिस्ट पार्टी। उनका पॉलिटिकल करियर शुरू हो रहा। उन्होंने फ्रेंच कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन किया 1935 में, और उन्होंने क्या देखा? ही सा इट एज अ वे टू फाइट इनइक्वालिटीज। उन्होंने देखा कि अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करते हैं जो उनकी आइडियोलॉजी से मैच खाती है, तो उन्होंने कहा यह जो है एक सबसे बेहतरीन रास्ता है कि हम असमानता के खिलाफ लड़ सकते हैं। और यह असमानता किसके बीच में थी? बिटवीन यूरोपियंस एंड नेटिव्स इन अल्जीरिया। जो बॉर्न अल्जीरियन थे, जो बॉर्न अल्जीरिया के लोग थे, और जो लोगों ने अल्जीरिया को गुलाम बनाया था, तो उनके बीच में एक गैप था। उन्होंने कहा हम इससे लड़ सकते हैं, यह एक इम्पोर्टेंट चीज है। तो उसको उन्होंने एक इम्पोर्टेंस दिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि ही वाज एसोसिएटेड विद द न्यूज़पेपर कंबॉड, अल्जर रिपब्लिकन एंड पेरिस फायर। वो इन सब चीजों से जुड़े थे। Kemu was a strong supporter of European integration in various marginal organizations working toward that, and in 1944 he founded the French Committee for the European Federation. केमू ने क्या किया था? ही फाउंडेड, उसने उन्होंने न्यू डाला था किसका? द फ्रेंच कमेटी फॉर द यूरोपियन फेडरेशन। नेक्स्ट है ही स्टूड इन फेवर ऑफ द पॉजिटिव साइड ऑफ सरियलिज्म। उन्होंने सरियलिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म जो मूवमेंट है उसके पॉजिटिव साइड का सपोर्ट किया, रिजेक्टिंग द निगेटिविटी, और उसमें जो निगेटिविटी थी, जो नकारात्मक चीजें थी, उसका उन्होंने विरोध किया। एंड द निहिलिज्म ऑफ एंडर ब्रेटन। और जो निहिलिज्म का जो विचार था ये किसका था? एंडर ब्रेटन का था। उसका भी उन्होंने अपोज किया। तो एंडर ब्रेटन नाम आपको ध्यान में रखना, जो किससे जुड़े हुए थे? निहिलिज्म से जुड़े हुए थे। 1957 केमू रिसीव द न्यूज दैट ही वाज टू बी अवार्डेड द नोबेल प्राइज। 1957 में उनको नोबेल प्राइज दिया गया। दिस केम एज अ ही वाज एंटिसिपेटिंग एंडर एंडर मालराउज वुड विन द प्रेस्टीजियस। उनको उम्मीद भी नहीं थी कि ये अवार्ड उनको मिलेगा। कहते कि एंडर तो इस अवार्ड को जीतेंगे, और ये अवार्ड उन्होंने 44 साल की एज में जीता। यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ द प्राइज पाने वाले थे। से कम उम्र में अगर किसी को मिला था तो रुडयार्ड किपलिंग को मिला हुआ था। रुडयार्ड किपलिंग द यंगेस्ट लिटरेरी फिगर हु वन द पुलित्जर प्राइज फॉर, नॉट पुलित्जर प्राइज, नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। तो सबसे कम उम्र में रुडयार्ड किपलिंग को मिला। वो 42 साल में पाए हुए थे इस अवार्ड को, और इन 44 साल की उम्र में मिला था। आफ्टर दिस ही बिगन वर्किंग ऑन हिज ऑटोबायोग्राफी। इसके बाद है, और उनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम था? द फर्स्ट मैन।
वो भी इनकम्प्लीट रही क्योंकि केमू जो है एक रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। तो द फर्स्ट मैन उनकी ऑटोबायोग्राफी है, ये पूछा जा चुका है द फर्स्ट मैन किसका वर्क है, केमू का वर्क है जो नावल की शक्ल में ऑटोबायोग्राफिकल नावल है, बट इट वाज एन इनकम्प्लीट वर्क बिकॉज when he was doing his work in a road accident he was killed. नेक्स्ट जो और पॉइंट है, ही आल्सो टर्न टू द थिएटर, उनका इंटरेस्ट थिएटर में भी था। और जब उनको मनी वगैरह मिला नोबेल प्राइज से तो उन्होंने थिएटर का काम करने लगे, सारे लोगों के काम को उन्होंने एडेप्ट किया और उसको डायरेक्ट भी किया, जिसमें डास्टोवस्कीज का नावल डेमंस था। राइटर डास्टोवस्की है, डास्टोवस्की का नावल डेमंस को उन्होंने परफॉर्म कराया। और ये प्ले 1959 में शुरू होता है। कहाँ पे? एंटवाइन थिएटर में, एंटवाइन थिएटर इन पेरिस में। तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि वो जो है एक ऐसे फिगर थे जो कि काफी कुछ करना चाहते थे और उन्होंने थिएटर में भी कदम रखा। नेक्स्ट है कि केमू डाइड ऑन 4 जनवरी 1960। केमू की मौत 4 जनवरी 1960 को हुई थी एट द एज ऑफ 46 इन अ कार एक्सीडेंट नियर सेंस। नेक्स्ट पॉइंट है, ही वाज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिलोसोफर साइमन वेल। उनके ऊपर अगर किसी फिलोसोफर का प्रभाव था तो साइमन वेल का, SIMONEWEIL। और भी लोगों से मुतासिर थे लेकिन साइमन वेल से काफी प्रभावित थे। ही सा हर राइटिंग एज एन एंटीडोट टू निहिलिज्म। उन्होंने देखा कि जो साइमन वेल का जो राइटिंग है या जो निहिलिज्म के लिए, एंटीडोट का मतलब होता है किसी भी विष को, जहर को खत्म करने वाला, उसके लिए वर्ड एंटीडोट आता है। निहिलिज्म एक आइडियोलॉजी है जो उनके नजर में क्या था, यह जो है एक तरह से पॉइजन से कम नहीं था। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादातर जो प्रॉब्लम थी अनकॉन्शियस लेवल पे शो होती थी, रिवेंज का कॉन्सेप्ट था, इस चीज को भी लेकर के उन्होंने बताया था। और एंडर ब्रेटर मैंने पहले बताया था, नाम ध्यान में रखना, जो निहिलिज्म से एसोसिएटेड थे। तो उनके जीवन में जिस फिलासफर का प्रभाव रहा है वो साइमन वेल का रहा। 144 पेज का उन्होंने हैंड रिटेन मैन्युस्क्रिप्ट, जिसका टाइटल था द फर्स्ट मैन। अभी हमने आपसे बताया था कि द फर्स्ट मैन उनका ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल था जो उन्होंने लिखना शुरू किया हुआ था, और लेकिन रोड एक्सीडेंट में वो मारे गए इसलिए वो चीजें नहीं हो पाई थी। Performed during car accident. Camus had predicted that this unfinished novel based on his childhood. केमू ने कहा कि ये जो नावल है यह उनका जो बचपन अल्जीरिया में गुजरा है उस पर आधारित है और यह एक महान कार्य में गिना जाएगा। ये उन्होंने उम्मीद की थी लेकिन कंप्लीट होने से पहले ही वो अ, उन्हें दुनिया छोड़ के जाना पड़ा। केमू वॉज बरीड इन द लॉर मेरिन। केमू को लॉर मेरिन में बरीड किया गया, वालक्लूज फ्रांस में, वेयर ही हैड लिव्ड। विलियम फाकनर जो एक बड़े नॉवलिस्ट है, विलियम फाकनर ने लिखा, रोट हिज ऑबिचुअरी, उनकी ऑबिचुअरी पे लिखा, व्हेन द डोर शट, जब दरवाजा बंद कर दिया गया था फॉर हिम, उनके लिए, ही हैड ऑलरेडी रिटन ऑन दिस साइड, उन्होंने बहुत सारा कुछ लिखा हुआ था, of it that which every artist who also carries through life with him, that one some for knowledge and hatred of death is hoping to do, I was here। उन्होंने कहा कि जब उनके लिए दरवाजा बंद कर दिया गया, दरवाजा बंद करने का मतलब जब उनकी जिंदगी खत्म हो गई, तो अपनी जिंदगी खत्म होने से पहले ही उन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ था, बहुत कुछ बातें किए हुए थे, बहुत कुछ कह के गए थे। और 48 साल की उम्र में इतनी बड़ी विचारधारा, आइडियोलॉजी, एब्सर्डिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, निहिलिज्म के अगेंस्ट में उन्होंने कहा, ये सारी की सारी चीजें अपने में बड़ी बात है। तो अगर आप देखिएगा एल्बर्ट केमू का जो लाइफ है वो बहुत कम उनको समय मिला। एट द एज ऑफ 48 और 47 ही हैड टू लीव द वर्ल्ड। सो आज हमने बताया था कि मैंने उनके वर्क को कवर किया, थोड़ा सा वर्क को, कल डिटेल में उनके वर्क को हम लोग बात करेंगे। विलियम फाकनर उनके बारे में क्या लिखते हैं हमने इस पर बात किया। मैंने इस पर बात किया कि उनका जो डेथ हुआ था कार एक्सीडेंट में हुआ था, उनका एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है द फर्स्ट मैन,
जिसपे वो क्लेम करते हैं कि यह जो नॉवेल है इसमें उन्होंने जो अपना बचपना अल्जीरिया में गुज़ारा था, यह उस पर आधारित है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि साइमन वेल करके एक फिलॉसफर रही हैं जिससे वो बहुत प्रभावित थे। फिर मैंने ये बताया कि उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ था, लेकिन वो यंगेस्ट पर्सन थे, सेकंड यंगेस्ट लिटरेरी फिगर हू गॉट द नोबेल प्राइज़ एट द एज ऑफ 44। और उससे पहले अगर जिसको मिला हुआ था नोबेल प्राइज़, वो रुडयार्ड किपलिंग को मिला हुआ था एट द एज ऑफ 42। और जब उनको नोबेल प्राइज़ मिला तो उसके बाद जब उनके पास पैसा आ गया तो थिएटर की दुनिया में उन्होंने कदम रखा, और जो डास्टोवस्कीज़ का नॉवेल डेमन्स रहा है उसको उन्होंने परफ़ॉर्म कराया। ये एंटवाइन थिएटर पेरिस में उसको परफॉर्म कराया गया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि वो बहुत सारे जो है न्यूज़पेपर, जैसे कम्बाट न्यूज़पेपर है, अल्जेरियन रिपब्लिकन है, पेरिस वायर है, उससे वो जुड़े हुए थे। उन्होंने क्या किया, फ्रेंच कम्युनिस्ट पार्टी को भी ज्वाइन किया था। और इसके अलावा उन्होंने यूरोपियन इंटीग्रेशन को लेकर के भी उन्होंने बात किया हुआ था, और एक फ्रेंच कमेटी फॉर द यूरोपियन फेडरेशन का उन्होंने गठन किया था। और वो जो सरियलिज्म जो मूवमेंट है और एग्जिस्टेंशलिज्म, उसमें जो उसकी जो अच्छाइयाँ थी उसको उन्होंने फेवर किया, नेगेटिविटी को रिजेक्ट किया। और खास करके जो निहिलिज्म जो एंडर ब्रेटन का कॉन्सेप्ट था उसका उन्होंने अपोज किया। बाकी नोबेल प्राइज को लेकर के मैंने आपसे बात किया था। मैंने कुछ शब्द डिस्कस किए थे, द पाइड नॉयर्स। मैंने बताया कि पाइड नॉयर्स ये ऐसा शब्द है जो यूरोप या फ्रांस के उन व्यक्तियों के लिए आता है जो अल्जीरिया में अ, जब फ्रांस कॉलोनी बन गई अल्जीरिया की, तो यूरोप और फ्रांस के वे लोग जो वहां से एक समय गए, कहाँ पे गए, अल्जीरिया चले गए। लेकिन जो उनकी संतानें उत्पन्न हुई, जो सेकेंड जनरेशन हुई, वो मिक्स्ड कल्चर के साथ हुई। तो उन पर्सन्स को क्या कहा गया, पाइड नॉयट्स कहा गया। और वो फुटबॉल के भी शौकीन थे, वो गोलकीपर के रूप में हमेशा अपनी पोजीशन लेते हैं। हमने इस पर बात किया। इसके अलावा हमने इस पर बात किया कि अ, कैसे जो है अल्जीरिया गुलाम था फ्रांस का 1830 से 1962 ईस्वी तक। और मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से वहाँ की जनरेशन के लोग जो है वहाँ जाके सेटल हुए। फिर मैंने आपको ये बताया कि कुछ और 2 शब्द थे, एक तो एनार्को सिंडिकेलिज्म को लेके मैंने बात किया था। और मैंने बताया एनार्को सिंडिकेलिज्म एक ऐसा शब्द है या एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो वर्किंग क्लास को सपोर्ट करता है, जो वर्किंग क्लास की स्टेटस की बात करता है, उनके फ्रीडम की बात करता है, उनकी लिबर्टी की बात करता है। और कहता है कि जो डेली वेजिंग है कॉन्सेप्ट, ये खत्म होना चाहिए, यह एक तरह की स्लेवरी जैसा है। टोटलिटेरियनिज्म मैंने बताया कि यह एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें किसी और को कोई जगह नहीं दी जाती है, चाहे वह आदमी इंडिविजुअल हो, ग्रुप में हो, अपोजिट पार्टीज हो, सबके विचारों को दबा के रखा जाता है। टोटलिटेरियन गवर्नमेंट एक तानाशाही गवर्नमेंट जैसा होती है, और उसमें वो अपनी विचारधारा को मीडिया के माध्यम से क्या करती है, हर जगह प्रसारित करती है। मीडिया पर कंट्रोल भी उसका रहता है। फिर मैंने एल्बर्ट कैमूस को एकदम शुरू में बताया था, वो 7 नवंबर 1913 को पैदा हुए, 1960 में उनकी मौत हुई है। अल्जीरियन फिलोसोफर ये थे। उनके वर्क का नाम मैंने लिया, द स्ट्रेंजर, द मिथ ऑफ सिसिफस, द फॉल, द रीबेल, द प्लेग, Caligula, the misunderstanding. All these things I have discussed with you. So I think now you enjoyed the class. Thanks, Jagmohan, Al-Shifa, Rajiv, Jalil bhai, Bushra, Mishrama, Izharul ji and Prasoon ji for joining the session. We will meet tomorrow. कल क्लास हो सकता है कि मॉर्निंग में हम करें, और उसमें मैं आपको बताऊंगा उनके वर्क कुछ सबमिट करके मैं बात करूंगा। ठीक, ओके।